नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा वादा कब और कैसे कानूनी बंधन बन जाता है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की रोशनी में हम भारत में कानूनी समझौतों की पूरी जिंदगी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एक दोस्त से किए गए वादे और एक कानूनी अनुबंध में क्या फर्क है? देखिए, हर वादा कानून की नज़र में बराबर नहीं होता और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब एक साधारण सा वादा अचानक कानूनी तौर पर इतना मजबूत हो जाता है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में। असल में यही वो कानून है जो हमारे वादों को कानूनी ताकत देता है और उन्हें ऐसे समझौतों में बदलता है जिन्हें लागू करवाया जा सकता है। आइए अनुबंध के जीवन चक्र की शुरुआत उन समझौतों से करते हैं जो कह सकते हैं कि पैदा होते ही मर जाते हैं। जी हाँ, कुछ वादे ऐसे होते हैं जो कभी भी एक कानूनी अनुबंध का रूप ले ही नहीं पाते। इन्हें कहते हैं शून्य समझौता या वॉइड एग्रीमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़रों में यह समझौता कभी वजूद में था ही नहीं। ये शुरू से ही मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कानूनी तौर पर बेअसर है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा शून्य और शून्य करणीय में। देखिए, एक शून्य समझौता तो शुरू से ही बेकार है, जैसे कोई टूटी हुई कलम, उससे लिखा ही नहीं जा सकता। लेकिन एक शून्य करणीय अनुबंध वो शुरू में तो बिल्कुल ठीक लगता है, पर बाद में पता चलता है कि उसमें कोई दिक्कत थी, जैसे किसी से धोखे से साइन करवा लिया गया हो। तो ऐसे में एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उसे रद्द कर दे। तो सवाल ये है कि कोई समझौता शून्य हो क्यों जाता है? इसके कारणों को हम 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली वजह, लोगों से जुड़ी समस्या, जैसे कि एग्रीमेंट करने वाला कोई नाबालिग हो। दूसरी, उद्देश्य से जुड़ी समस्या, मतलब एग्रीमेंट का मकसद ही गैरकानूनी हो। और तीसरी, वादे से जुड़ी समस्या, यानी वादा ही ऐसा हो जो या तो अस्पष्ट हो या उसे पूरा करना नामुमकिन हो। ये एक बहुत ही साफ उदाहरण है। जरा सोचिए, क्या कोई तस्करी करने के लिए कानूनी अनुबंध बना सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी समझौते का मकसद ही गैर कानूनी है तो कानून उसे कभी भी मान्यता नहीं देगा। वो शुरू से ही शून्य है। और ये नियम कि नाबालिग के साथ किया गया समझौता शून्य होता है, ये 1903 के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष से पक्का हुआ था। अदालत ने उस वक्त एकदम साफ कर दिया था कि एक नाबालिग के साथ किया गया कोई भी अनुबंध कानूनी तौर पर शून्य है, उसे लागू नहीं किया जा सकता। तो अब जब हमने ये देख लिया कि क्या-क्या गलत हो सकता है, तो चलिए अब उन अनुबंधों की बात करते हैं जो सही होते हैं। एक वैध अनुबंध अपनी जिंदगी कैसे जीता है और कैसे खत्म होता है? एक अनुबंध का सबसे अच्छा अंत 2 तरीकों से होता है। पहला, जिसे कहते हैं प्रदर्शन द्वारा, यानी जब हर कोई अपना अपना वादा पूरा कर दे, काम खत्म। दूसरा तरीका है आपसी सहमति से, जहां दोनों पार्टियां मिलकर तय करती हैं कि चलो इस अनुबंध को यहीं खत्म करते हैं या बदल देते हैं। दोनों ही मामलों में अनुबंध का जीवन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब कोई अपना वादा नहीं निभाता? यहीं से हम अनुबंध के जीवन के सबसे मुश्किल हिस्से में पहुंचते हैं, अनुबंध का उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उल्लंघन भी देखिए 2 तरह के हो सकते हैं। पहला है वास्तविक उल्लंघन, जो तब होता है जब कोई तय तारीख पर अपना काम करने से चूक जाता है। और दूसरा है प्रत्याशित उल्लंघन। ये तब होता है जब कोई तय तारीख आने से पहले ही साफ साफ कह दे कि भाई मैं ये वादा पूरा नहीं करूंगा, या सारा खेल टाइमिंग का है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को 1 अगस्त को कार देने का वादा किया, लेकिन 25 जुलाई को ही फोन करके बोल दिया, देखो मैं कार नहीं दे पाऊंगा। अब बी को 1 अगस्त तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो उसी वक्त कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसी को प्रत्याशित उल्लंघन कहते हैं। तो ठीक है, वादा टूट गया, अब क्या? जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसके पास क्या कानूनी रास्ते हैं? चलिए अब उल्लंघन के बाद की स्थिति को देखते हैं। देखिए, कानून पीड़ित पक्ष को कई उपाय देता है। सबसे आम है हर्जाना, यानी पैसे के रूप में मुआवजा। इसके अलावा कुछ और उपाय भी हैं, जैसे विशिष्ट प्रदर्शन, जहां अदालत वादा पूरा करने का ही आदेश दे देती है, या फिर निषेधाज्ञा, जहां किसी को कुछ गलत करने से रोका जाता है। हर्जाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उपाय है। इसका मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित पक्ष को उस आर्थिक स्थिति में वापस लाना है जहां वो होता अगर वादा पूरा किया गया होता।
ये एक तरह से नुकसान की भरपाई है। इसे एक सीधे से हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए एक विक्रेता ने 10,000 रुपये का सामान देने का वादा किया और फिर मुकर गया। अब खरीदार को वही सामान बाजार से 12,000 रुपये में खरीदना पड़ा। तो यहां सीधा सीधा नुकसान कितने का हुआ? 2,000 रुपये का, है ना? बस यही 2,000 रुपये वो हर्जाना है जो विक्रेता से मांगा जा सकता है। लेकिन कई बार पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सोचिए एक बहुत ही दुर्लभ नायाब पेंटिंग के बारे में। उसके जैसा दूसरा कोई पीस है ही नहीं। ऐसी खास स्थितियों में अदालत विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश दे सकती है। मतलब अदालत कहेगी कि पैसे नहीं, हमें तो वही पेंटिंग चाहिए और विक्रेता को वो देनी पड़ेगी। चलिए अब इन कानूनी सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, दो बहुत ही आम तरह के अनुबंधों के जरिए जिनसे हमारा सामना अक्सर होता है। पहला है गारंटी का अनुबंध। इसे एक तरह का सेफ्टी नेट समझिए। इसमें एक तीसरा व्यक्ति, जिसे गारंटर कहते हैं, ये वादा करता है कि अगर असली देनदार पैसे देने से चूका तो उसकी जगह वो पैसे देगा। इस गारंटी के खेल में हमेशा 3 खिलाड़ी होते हैं। एक मूल देनदार जिसे पैसे चुकाने हैं, दूसरा लेनदार जिसे पैसे लेने हैं, और तीसरा गारंटर जो गारंटी देता है कि अगर देनदार ने पैसे नहीं दिए तो वो देगा। दूसरा आम अनुबंध है उपनिधान, या जिसे अंग्रेजी में बेलमेंट कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपना कोई सामान किसी खास काम के लिए कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति को देता है। यहां मालिकाना हक नहीं दिया जाता, सिर्फ सामान का कब्जा दिया जाता है और काम पूरा होने पर सामान वापस लेना होता है। इसका सबसे आसान और बढ़िया उदाहरण है अपनी कार को मरम्मत के लिए मैकेनिक को देना। कार के मालिक तो हम ही रहते हैं, लेकिन मरम्मत के लिए उसका कब्जा मैकेनिक के पास होता है। यहाँ कार का मालिक बेलर है और मैकेनिक बेली। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, अगली बार जब कोई भी समझौता किया जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो किन अहम बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो कानूनी रूप से मजबूत रहे? ये वाकई सोचने वाली बात है ना?